Question number second, the specific heat of an elementary gas is found to be 0.313 joule per gram at constant volume. That means CV is given 0.313 joule per gram. If the molar mass of the gas to be 40 gram per mole, व्हाट इज एटॉमिसिटी, कितने एटम से मिलकर के गैस बनी, ये आपको पता करना है। और वो आप पता लगा पाते हो गामा से, विच इज द रेशियो ऑफ Cp अपॉन Cv। तो यहाँ इक्वेशन में Cv, यहाँ पे न्यूमेरिकल में Cv गिवन है। आप ये वाला रिलेशन यूज करके Cp माइनस Cv इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन कैपिटल M, यहाँ पे M मोलर मास है, Cp आप फाइंड कर रहे हैं पहले। ये Cv आपको 0.313 गिवन है, इज इक्वल टू, और यहाँ पर जूल में वैल्यू दी गई है, तो ये R की वैल्यू यहाँ पर जूल में लगेगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, एंड M इज द मोलर मास। तो यहाँ से आप पहले Cp पता कर रहे हैं, Cp यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा, ये कैलकुलेट करेंगे तो 0.520 आपको मिल रहा है Cp की वैल्यू। अब आप गामा निकाल सकते हैं, Cp अपॉन Cv। Cp इज 0.520, ये भी जूल पर ग्राम में रहेगा, और Cv आपको दिया है 0.313 जूल पर ग्राम। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1.66 आ जाएगा, और 1.66 जो रेशियो है गामा का, इट इज फॉर मोनो एटॉमिक गैस, it is for monoatomic gas, so gas is monoatomic। अगर ये Cv की वैल्यू कहीं पर कैलोरी में दी होगी जूल पर ग्राम की जगह, तो वहां पर R की जगह आप 2 कैलोरी लगाएंगे। कब? जब आपको Cv जूल पर ग्राम में ना देके कैलोरी में दिया होगा तब। अब क्योंकि यहाँ पे जूल पर ग्राम में दिया हुआ है, तो R की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल वाली हम अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर ये वैल्यू कैलोरी में दी होती तो यहाँ पर R की वैल्यू आप 2 कैलोरी यूज करते, लेकिन अब नहीं दी है, जूल में दी है, तो 8.314 यूज करके हम Cp माइनस Cv इक्वल टू R बाई M से Cp निकाल लेंगे। Cp आ जाएगा गामा इज इक्वल टू Cp अपॉन Cv। Cp की कैलकुलेट किया है, Cv गिवन है क्वेश्चन में 1.66 आ जाएगा, और 1.66 जो वैल्यू है गामा की, वो मोनो एटॉमिक गैस के लिए होती है, जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं। इस टेबल में आप देख सकते हैं जो गामा की वैल्यू है वो 1.66 है मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए। यही आपसे पूछा था, एटॉमिसिटी गैस की कितनी होगी? 1 होगी। कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन में मीथेन का कंबशन हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिससे CO2G और H2O लिक्विड बन रहा है, और इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया हुआ है, दैट इज -890.3 किलो जूल। आपसे जानना चाह रहे हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो कुल मिलाकर के इस रिएक्शन के लिए इसे हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी बोल सकते हैं, या इसी को हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कंबशन में हमेशा एनर्जी रिलीज होगी। तो बस आपको मालूम है, अगर डेल्टा RH नॉट दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स। आप देखिए प्रोडक्ट्स में कौन कौन है, एक तो CO2G है, और इसके लिए CO2G के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है हमें
-393.5, क्योंकि ये 1 मोल है ना, तो 1 इंटू -393.5 प्लस ये 2 मोल्स है, और वाटर के लिए कितना दिया है -285.8, तो वो लगा दिया हमने, माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जी, ये हमें दिया नहीं है, निकालना है, और इसके लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 रख दी है, लगाई नहीं है यहाँ पर। और ये हमें दिया हुआ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये वैल्यू हमें दी हुई है, माइनस ये मानिए -890.3, ये हमें वैल्यू दी गई है, सभी वैल्यूज लगा दी। ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन 0 रहता है एलिमेंटल फॉर्म में, और इस तरह से आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन कैलकुलेट करेंगे, इसे सॉल्व करके 74.8 किलो जूल पर मोल आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं, 13th एग्जाम्पल है ये आपके सामने। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन at 298 Kelvin at constant pressure is 17.89 kilocalorie. Calculate its heat of formation at constant volume. तो कांस्टेंट प्रेशर पर जब भी हीट चेंज की बात हो तो डेल्टा एच, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर बात हो तो डेल्टा यू या डेल्टा ई, इंटरनल एनर्जी चेंज के बारे में जानना चाहते हैं। तो देखिए किस तरह से हम इक्वेशन लिख सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, ये CH4G का 1 मोल कैसे बनेगा, जब 1 मोल C सॉलिड हो 2H2G हो, और ये बन जाए आपका। और इस इक्वेशन के लिए हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन गिवन है। अब हमें ये जो हीट चेंज कांस्टेंट प्रेशर पर है, उसे हमें कांस्टेंट वॉल्यूम पर मेजर करना है, तो हम ये रिलेशन यूज कर पाएंगे, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा Ng RT। यहाँ पे डेल्टा Ng निकालो, देखो 1 मोल है यहाँ पर प्रोडक्ट्स में, यहाँ कितने मोल से 2, 1 -2 कितना आ गया -1 डेल्टा Ng आ गया। अब यहाँ पर जो है कैलोरी में बात हो रही है, और वो भी किलो कैलोरी में है, तो कैलोरी में जो R की वैल्यू है 1.99 ले लो, या आप सीधा सीधा 2 भी ले सकते हो। अब क्योंकि ये किलो कैलोरी में यहाँ पर यूज किया गया है वैल्यू, तो इसे आप भी किलो कैलोरी में चेंज कर लो। अब आप इस रिलेशन में रख दीजिए, डेल्टा एच आपको गिवन है 17.89 किलो कैलोरी इज इक्वल टू डेल्टा ई आपको फाइंड करना है, प्लस डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी कितना -1, तो प्लस का साइन था माइनस हो जाएगा, ये आर की वैल्यू आपने किलो कैलोरी में लगा दिया, और टेम्परेचर आपको गिवन है 298 केल्विन। इसे सॉल्व कर लेंगे, डेल्टा ई की वैल्यू आपको मिल जाएगी। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CS2 लिक्विड। कार्बन डाइसल्फाइड जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, इसके फॉर्मेशन में कितना एंथैल्पी चेंज होगा वो हमें निकालना है, यानी कुल मिलाकर के इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं कि CS2 लिक्विड कैसे बनेगा, जब C सॉलिड प्लस 2S सल्फर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इस इक्वेशन के लिए रिएक्शन हमें निकालना है, और हमें क्या दिया हुआ है, गिवन दैट स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन सॉलिड, सल्फर सॉलिड एंड CS2 लिक्विड, इन सब की वैल्यूज हमें दी है कंबशन की। तो ये तीनों इक्वेशंस हम अपने पास से बनाएंगे, C सॉलिड O2G के CCO2G, और इसका जो एंथैल्पी चेंज है कंबशन का वो दे रखा है ये। इसी तरह से सल्फर के कंबशन के लिए भी एंथैल्पी चेंज दे रखा है, ये वैल्यू, और कार्बन डाइसल्फाइड यानी कि CS2 लिक्विड का जब कंबशन होगा तो ये रिएक्शन होगी, और इतना एंथैल्पी चेंज यहाँ पर हो रहा है। तो आप देखिए आपको ये तीनों इक्वेशंस यूज करके ये वाली इक्वेशन आपको ऑब्टेन करनी है इन तीनों इक्वेशन से। तो देखिए C सॉलिड लेफ्ट में है, ये भी लेफ्ट में है, तो इक्वेशन फर्स्ट तो यहाँ भी 1 मोल है, यहाँ भी 1 मोल है, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या होगी, ऐड होगी, और 2S, लेकिन सेकंड इक्वेशन में सल्फर है तो लेफ्ट में, लेकिन यहाँ 2 मोल्स चाहिए, यहाँ पर डिजायर कितना है 2 मोल है, यहाँ पे कितना 1 मोल, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाई 2,
और देखिए CS2 लिक्विड कहाँ चाहिए, राइट में चाहिए, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तभी राइट में पहुंच जाएगा। यहाँ कितना है 1 मोल, यहाँ भी कितना है 1 मोल, तो कोई मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना है। इक्वेशन थर्ड, अब इन तीन वैल्यूज को डील कर लीजिए आप। देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू आ गई, ये प्लस 2 इंटू इक्वेशन सेकेंड, ये है इक्वेशन सेकेंड की वैल्यू, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, माइनस, अब ये माइनस का था है ना, यहाँ आके प्लस का हो जाएगा, और जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो इतना आपका आंसर मिल जाएगा। इट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CS2 लिक्विड। तो तीनों इक्वेशन अपने पास से बनाएंगे, और उसके बाद जो डिजायर इक्वेशन हमारे लिए है वो ये है, ये हमें पता करना है इसके लिए कितना एंथैल्पी चेंज होगा। तो इन तीनों इक्वेशंस का यूज करके हम कैलकुलेट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, the standard heat of formation of CH4G, CO2G, H2OG R, इन तीनों के फॉर्मेशन के लिए एंथैल्पी चेंज की वैल्यूज दी गई हैं हमें, और कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व बाय बर्निंग 1 मीटर क्यूब ऑफ मीथेन मेजर्ड एट NTP। तो देखिए मीथेन का जब कंबशन होगा तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग होगा, CH4G plus 2O2G gives 2CO2G plus 2H2OG। इसी इक्वेशन के लिए एंथैल्पी चेंज आपसे जानना चाह रहे हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे यहां पर मीथेन कितना है 1 मोल है या 16 ग्राम है, यानी कि इस इक्वेशन का जो एंथैल्पी चेंज हम निकालेंगे यहाँ पर, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, वो 1 मोल मीथेन या 16 ग्राम ऑफ मीथेन के लिए आएगा। हमें यहाँ पे ग्राम नहीं दिए हुए, हमें इसका वॉल्यूम दिया गया 1 मीटर क्यूब, या हमें क्या दिया गया है 1 मीटर क्यूब दिया गया है वॉल्यूम मीथेन का। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 10⁻³ लीटर। ये बात ध्यान रखनी है आपको, 1 मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। यानी कि आप ये मान के चलें कि आपके पास जो मीथेन दिया गया है दैट इज 10⁻³ लीटर, और आपको ये बात पता है किसी भी गैस का 1 मोल NTP पर 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। किसी भी गैस का 1 मोल NTP पर 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। तो आपके पास जो ये 10⁻³ लीटर मीथेन है उसमें कितने मोल्स होंगे वो आप निकाल सकते हैं। एक मोल में 22.4, तो 10⁻³ में कितने मोल्स वो आपने डिवाइड करके निकालिए, कितना आ गया 44.64 आ गया। ठीक है, यानी कि आपको इस इक्वेशन का जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मिलेगा वो कितने का मिलेगा फॉर 1 मोल, और आपसे कितने का पूछा है फॉर 44.64 मोल के लिए पूछा है। तो पहले आप इसका तो निकाल लो। देखिए इसमें इस इक्वेशन में क्या लिखेंगे, डेल्टा R H नॉट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। आप देखिए प्रोडक्ट्स में कौन कौन है, 1 मोल CO2 है, उसका हमें कितना दे रखा है, ये -394.8 लगा दिया हमने वैल्यू। फिर वाटर है हमारे पास कितना 2 मोल्स, उसका हमें कितना दे रखा है -241.6 दे रखा है, वो हमने लगा दिया, माइनस सम ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट में O2 का तो 0 हो जाएगा है ना, और CH4 का हमें दिया हुआ देखिए -76.2। ये वैल्यूज रखने के बाद हमने इस इक्वेशन के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकाल लिया, या स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज निकाल लिया इस रिएक्शन के लिए। वो कितना आ गया -801.8 किलो जूल पर मोल। जैसा मैंने अभी आपको बताया ये जो एंथैल्पी चेंज है इट इज फॉर 1 मोल ऑफ मीथेन गैस, इट इज फॉर द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ मीथेन गैस। आपके पास मोल्स कितने 44.64 मोल है। ये आपने कैसे निकाला, आपको वॉल्यूम दिया था 1 मीटर क्यूब,
1 मीटर क्यूब आपके पास वॉल्यूम था मीथेन का, इसके कंबशन में कितना एंथैल्पी चेंज होगा वो जानना चाह रहे हैं। तो आपने क्या, आपको ये बात पता होना चाहिए थी कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 3 लीटर। आपको मालूम है एक मोल का वॉल्यूम जो है वो 22.4 होगा, तो 10⁻3 या ऐसा बोल दो 22.4 लीटर जो वॉल्यूम है एक मोल का होगा, तो 10⁻3 जो लीटर वॉल्यूम है कितने मोल्स का होगा वो हमने निकाल लिए। यहाँ जो ये हमने कैलकुलेट किया एंथैल्पी ऑफ कंबशन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये 1 मोल के लिए यानी कि 16 ग्राम के लिए, तो हमें निकालना है 44.64 की, तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये अंडरस्टूड है, ये साइन यहाँ माइनस का ही है क्योंकि कंबशन में हमेशा एनर्जी रिलीज ही होती है, तो ये अंडरस्टूड है, ये माइनस का साइन ही होगा। अगर ऑप्शन में माइनस के साइन के साथ ये वैल्यू दी होगी उसी को टिक करना है, क्योंकि कंबशन में तो 100% एनर्जी रिलीज ही होती है। A cylinder of LPG contain 14 किलोग्राम of isobutane। आपके घर में जो सिलेंडर डिलीवर होता है उसमें लगभग 14 केजी आइसोब्यूटेन ही होता है, और जो नॉर्मल एक फैमिली है वो 20,000 किलो जूल हीट जो है उस एलपीजी सिलेंडर से पर डे यूज करती है इन जनरल। आपसे जानना चाह रहे हैं हाउ लॉन्ग विल द सिलेंडर लास्ट, यानी कि सिलेंडर कितने दिन चलेगा ये जानना चाह रहे हैं। द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ आइसोब्यूटेन इज -2660 किलो जूल पर मोल। ये डाटा इन्होंने दिया है कि जब आइसोब्यूटेन का कंबशन होगा तो इतने किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, यानी कि ये पर मोल की वैल्यू बेटे ये। If the combustion efficiency is decreased by 60%, how long will it last now? इसकी बात तो करेंगे, पहले ये देखते हैं पहला वाला पोर्शन कि सिलेंडर कितने दिनों बाद खत्म हो जाएगा। अगर पर डे 20,000 किलो जूल की हीट जो है एक फैमिली यूज कर पाती है, तो पहले आप ये निकालो भाई कि जो टोटल एनर्जी है वो कितनी मिलेगी 14 केजी से। अगर हम ये निकाल लें 14 केजी से टोटल एनर्जी कितनी मिलेगी और पर डे की एनर्जी से उसको डिवाइड कर दो तो पता चल जाए कितने दिन चलेगा। तो देखिए ये आइसोब्यूटेन की कंबशन किस इक्वेशन की से होगा वो हमें यहाँ पे आना चाहिए। तो ये C4H10 प्लस 13/2 O2 किस 4CO2 5H2O, ये बैलेंस इक्वेशन है। तो ये कितना मोल है 1 मोल है, या इसको ग्राम में अगर लिखोगे तो ये हो गया आपके पास 12 इंटू 4 48 प्लस H कितने 10 कितना आ गया 58 ग्राम आ गया, यानी कि 58 ग्राम या सो केजी में अगर चेंज करोगे 58/1000 जो केजी आइसोब्यूटेन वो कंबशन में कितने एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है -2660 किलो जूल पर मोल है ना, ये एक मोल का है ना, यानी कि 58 ग्राम का है, और तुम अगर केजी में कन्वर्ट कर लो तो 1000 से डिवाइड करोगे इसको, तो इतना केजी ऑफ आइसोब्यूटेन इतना एनर्जी रिलीज करता है, तो 14 केजी कितना रिलीज करेगा वो हमने निकाल लिया, इतना एनर्जी मिलेगी साहब। 14 केजी के सिलेंडर से टोटल जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी वो इतनी होगी। एक दिन में 20,000 जो किलो जूल हीट है वो यूज हो जा रही है, तो कितने दिन तक इसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, तो डिवाइड बाई 20,000, इतने दिन आ गए सर। हाँ लगभग 32.1 डेज चल जाएगा ये। हाँ लगभग 1 महीना मान के चले, 1 महीने से भी 1 दिन ज्यादा, ठीक है। तो 32.1 डेज यहाँ पर ये चल जाएगा। कैसे पता किया, इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन है वो कितना है -266 किलो जूल पर मोल है, ये 1 मोल के लिए है साहब। 1 मोल ऑफ आइसोब्यूटेन का मतलब हो गया, पहले तो आप आइसोब्यूटेन का फॉर्मूला सीख लें, ये आइसोब्यूटेन होता है। आइसोब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, 1 2 3 4 C4 और 3 3 6 और हाँ 9 1 10 C4H10 आइसोब्यूटेन है, तो इसका जो कंबशन हो रहा है 1 मोल का
तो कितना एनर्जी रिलीज हो रही है, -2660 किलो जूल। ये एक मोल में हो रही है। एक मोल को अगर ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो गया, 58 ग्राम हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि केजी में बात हो रही है ना, 14 केजी में, तो यहाँ हमने 58 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लिया। तो ये पता चल गया इतने केजी ऑफ आइसोब्यूटेन से जो एनर्जी रिलीज होगी वो इतनी हो रही है। तो हमारे पास कितना है, 14 केजी का सिलेंडर है। सिलेंडर का मतलब 14 केजी आइसोब्यूटेन उसके अंदर है। तो वो आपने कैलकुलेट कर लिया, इतना अमाउंट आ गया। यानी कि 14 केजी का जो सिलेंडर है उसमें जो आइसोब्यूटेन 14 केजी प्रेजेंट है, उसका जो कंबशन होगा तो टोटल इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी पर डे। 20,000 किलो जूल एनर्जी जो वो यूटिलाइज हो जा रही है। तो कितने दिन सिलेंडर चलेगा, टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी यूटिलाइज पर डे, तो इतने डेज चलेगा। अब एक दूसरी बात कह रहे हैं, कह रहे हैं अगर जो एफिशिएंसी है वो the enthalpy of combustion of isobutanol, if the combustion efficiency is decreased by 60%, यानी कंबशन की जो एफिशिएंसी है वो 60% डिक्रीज हो जाए तो कितने दिन चलेगा, और वे 60% कम चलेगा। तो कितने दिन आया था ये 32.1, इसका 60% निकाल लो आप, तो इतने दिन चलेगा। When combustion efficiency decreases to 60%, the days for which cylinder will work are also reduced to 60%. तो जो 32.1 डेज चल रहा था सिलेंडर, उसका 60% निकाल लो आप, उतने दिन और चल पाएगा। ठीक, क्या कहा जा रहा है आपसे, एन एथलीट इज गिवन 100 ग्राम ग्लूकोज ऑफ एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1560 किलो जूल। एक कोई एथलीट है, अगर उसे 100 ग्राम ग्लूकोज देते हैं तो उसको इतनी एनर्जी मिल जाती है 1560 किलो जूल। he utilizes 50% of this gained energy in the event। यानी कि ये जो एनर्जी उसने ऑब्टेन की है 100 ग्राम ग्लूकोज से, उसका हाफ कितना हो गया साहब, हाफ इसका 780 हो जाएगा, है ना। यानी कि उसने 780 किलो जूल जो एनर्जी है वो इवेंट में यूज कर ली, मतलब जो उसने रनिंग की उसमें उसको खर्च हो गई। In order to avoid the storage of energy in the body, वो ये चाहता है कि जो एनर्जी है वो उसकी बॉडी में बचे नहीं ग्लूकोज की वजह से। In order to avoid the storage of energy in body, calculate the weight of water he would need to perspire, यानी कि स्वेटिंग की फॉर्म में जो वाटर का लॉस करेगा उसका अमाउंट निकालना है आपको। The enthalpy of vaporization of water is 44 kilojoule per mole। आपसे ये कहा गया एक एथलीट ने 100 ग्राम ग्लूकोज लिया जिससे उसको इतनी एनर्जी मिली, और उसने इसमें से आधी 50% यूटिलाइज कर ली भागने में, 50% उसकी बॉडी में है कितनी 780 किलोजूल खर्च हो गई, इतनी बची हुई है। तो ये जो बची हुई एनर्जी है वो चाहता है कि वो भी ओवर हो जाए, तो वो क्या करेगा, या उसकी बॉडी में जो वाटर है वो स्वेटिंग की फॉर्म में बाहर आएगा उसकी बॉडी से। यानी कुल मिलाकर के ये कुछ होगा, H2O लिक्विड जो है वो स्वेट की फॉर्म में उसकी बॉडी से इवोपरेट हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ स्वेट। और आपको बताया था एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 44 किलोजूल पर मोल। इस इक्वेशन के लिए एंथैल्पी चेंज दिया गया है, स्टैंडर्ड नहीं लगाओ तो भी चलेगा। ये दिया है हमें 44 किलो जूल पर मोल। ये प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक। इतने किलो जूल पर मोल जो है वो दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो आपसे जानना चाह रहे हैं कैलकुलेट द वेट ऑफ वाटर, ये कितने के लिए भाई, ये 1 मोल के लिए, यानी कि 18 ग्राम के लिए है। 18 ग्राम वाटर कंप्लीटली 18 ग्राम वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा अगर उसे 44 किलो जूल एनर्जी आप देते हो तो। ये इक्वेशन ये बता रही है कि अगर 18 ग्राम वाटर होगा, 1 मोल वाटर होगा,
तो कंप्लीटली उसे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 44 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि एनर्जी कितनी किलो जूल पर मोल, एक मोल के लिए इतनी एनर्जी की जरूरत है। एक मोल वाटर कितना हो गया 18 ग्राम। आपके पास कितनी एनर्जी है 780, इसके बाद एनर्जी कितनी बची 780 तो बची, 780 तो खर्च कर ली इसने। तो 44 ग्राम 44 किलो जूल जो एनर्जी है वो 18 ग्राम वाटर को इवोपरेट कर सकती है, और 780 किलो जूल एनर्जी कितने को करेगी वो निकाल लेंगे। देखिए क्या किया इन्होंने, अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड 50% कह रहे हैं तो हाफ कर लिया, इतनी यूज कर ली, बची कितनी एनर्जी लेफ्ट, इसका आधा बचा। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कितना दे रखा है 44 किलो जूल पर मोल, यानी कि 44 किलो जूल पर 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो बस यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं, 44 किलो जूल इवोपरेट 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो जो आपके पास 780 किलो जूल है वो कितने वाटर को इवोपरेट करेगी, पर्सपायर कर पाएगी, वो आप निकाल पाओगे, दैट इज 3193 ग्राम ऑफ वाटर। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, जब किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को आप लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो तो जो भी एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। और इसके लिए इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, NH4 सॉलिड प्लस यहाँ H2O लिक्विड लिख सकते हो, प्लस एक्वस लिख सकते हो, और ये NH4 एक्वस प्लस Cl नेगेटिव, ये इतना एनर्जी जो है यहाँ पर रिलीज होगी। दूसरा टर्म है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन में 1 मोल जो भी सॉल्ट है वो हाइड्रेटेड हो जाता है, उसमें जो भी एंथैल्पी चेंज होगा वो उसका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहलाएगा। हाइड्रेशन का मतलब है कि वो अपने साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स को अटैच कर लेगी। जैसे देखिए कॉपर सल्फेट सॉलिड क्रिस्टल जो हैं वो जब 5 वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ अटैच कर लेंगे, उसमें जो भी एंथैल्पी चेंज होगा, क्योंकि बॉन्ड बना होगा उसी से अटैच्ड हुए, तो एनर्जी क्या होगी रिलीज होगी, तो वो कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इट इज द हीट चेंज accompanying the hydration of 1 mole of anhydrous salt to a specific hydrated state। तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम ये प्रॉब्लम देखते हैं। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ BaCl2। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ BaCl2, तो BaCl2 यहां लिखोगे, या वाटर मॉलिक्यूल लिखोगे, है ना, तब बात बनेगी आपको। Calculate the enthalpy of hydration of BaCl2 provided, दिया क्या है enthalpy of dissolution of BaCl2 and BaCl2 डॉट 2H2O। तो देखिए BaCl2 जब आप डिसॉल्व करोगे यहाँ पे वाटर में या एक्वस फॉर्म में, तो ये BaCl2 एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें एंथैल्पी चेंज ये है। और अगर आप BaCl2 डॉट 2H2O का डिसोल्यूशन करेंगे तो ये BaCl2 एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके लिए एंथैल्पी चेंज कितना ही है, आपसे जानना क्या चाह रहे हैं, आपसे जानना चाह रहे हैं कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ BaCl2, ये जानना चाह रहे हैं आपसे। BaCl2 प्लस 2H2O कितना मिला आपको, BaCl2 डॉट 2H2O, इसके लिए जानना चाहिए, ये इक्वेशन चाहिए इन दोनों को यूज करके। तो आप देखिए इसमें BaCl2 लेफ्ट में ही है, इसमें BaCl2 भी लेफ्ट में ही है, यहाँ पे BaCl2 डॉट 2H2 कैसा है लेफ्ट में, और यहाँ कहाँ चाहिए राइट में चाहिए 1 मोल, ये भी 1 मोल है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो बस ये वैल्यूज दे रखी हैं आपको, इसको आप कर लेंगे, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ BaCl2 आपके पास आ जाएगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं, देखिए क्या हुआ यहाँ पर, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ BaCl2 यानी कि जब इसमें वाटर ऐड करेंगे